आज मैं काफ़ी दिनों बाद एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आ रहा हूँ। इस वीडियो में जिस टॉपिक को मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, इसके पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि क्या आप कभी सोचते हैं कि यूपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन या किसी भी कंपटीशन में आप जाते हैं तो एक थॉरो स्टडी के बाद भी क्वेश्चन क्यों गलत कर देते हैं, है ना? आपको इस चीज़ को सोचना है। टॉपिक तो सभी लोग पढ़ा लेते हैं, एक छोटी चीज़ होती है आप पढ़ लेते हैं, लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आप में कमियां कहाँ रह जाती हैं, उस चीज़ को आपको फोकस करना है। आपको अपनी कमियों को ढूंढना रहता है कि ऐसा क्या कारण है कि मैं एक हार्ड लेबर के बाद भी उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ जितना कि कुछ लोग कम लेबर में ही कर लेते हैं। तो टॉपिक में मैं जो चीज़ों को पढ़ाऊँगा उसमें आप एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो टॉपिक क्या है कि देखिए, ये टॉपिक है बहुत लंबा। इस वीडियो में मैं टॉपिक को बहुत तेज़ी से पढ़ाऊँगा, ठीक? क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आपको भी लगेगा मोनोटोनिक, कुछ नहीं ऐसा टाइप की चीज़ें आने लगती हैं। उस चीज़ को मुझे अवॉइड करना है। आपको हर एक टॉपिक में क्या करना, आपको इसके एक स्मार्ट स्टडी करना रहता है। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं वहाँ पर है। पहली चीज़ तो ये होती है कि आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है। उसका एक विश्लेषण होना चाहिए, आपके पास एनालिसिस होना चाहिए। ये नहीं कि हमने रट लिया, रट्टू तोता के नहीं कि हमने राम नाम पढ़ लिया। ऐसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये तो हो गया थॉरो स्टडी की बात। अब दूसरी चीज़ क्या आती है आपके सामने? वो आती है कि मैं कह रहा हूँ स्मार्ट स्टडी। तो थॉरो स्टडी कहाँ आपको हेल्प करती है? थॉरो स्टडी जो है, आप किसी भी कंपटीशन में जाएंगे जहाँ पर कि आपको लाइक रीजन एसेसन का क्वेश्चन आ गया है ना, जहाँ पे एक कथन दे दिया था, उसके बारे में डिटेल दिया था, फिर पूछा जाता है। अगर आपने थॉरो स्टडी किया है, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सेकेंडली, स्मार्ट स्टडी की जो मैं बातें कर रहा हूँ, स्मार्ट स्टडी की बातें यह है कि सब कंसेप्ट तो आपको क्लियर है, लेकिन स्मार्ट स्टडी में आपको ये देखना है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे कि हमको फोकस करना है। क्योंकि देखिए, एनसीईआरटी जो करती है, एनसीईआरटी केवल आपको चीज़ों को एक रफ आइडिया बता देती है ना, लेकिन वो आपसे एक्सपेक्टेशन, आपसे उसकी अपेक्षा ये रहती है कि आप उन चीज़ों को कहीं और भी ढूंढें। तीसरी बात यह है कि एनसीईआरटी की इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद ही आप एक आईएएस अफसर, पीसीएस अफसर या तमाम स्टेट्स के में कहीं जितने भी कंपटीशन है, रेलवे है, बैंक है, फिर जहाँ भी आपको जाना है आप जाएंगे। तो जाने का मतलब है पर्टिकुलर, जैसे कि आप सिविल सर्विस में जा रहे हैं तो आपके सामने एक समस्या रख दी जाती है। अब उस समस्या का, वो समस्या है क्या, क्यों है, कैसे है, उसका क्या समाधान है, दैट यू हैव टू सी। उन्हीं सब चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। तो उसी चीज़ों को देखने के लिए आपके पास एक एनालिटिकल पावर होता है। तो चलिए, तो खैर मान लीजिए किसी ग्रुप डिस्कशन में भी आप जाते हैं, किसी कंपटीशन में, टॉपिक आपके सामने रख दिया गया। अब जब टॉपिक रख दिया, अनलेस अनटिल यू आर क्लियर ऑफ दैट यू वोंट बी एबल टू टैकल दैट इशू। आप नहीं कर पाएंगे उस चीज़ों को। आप वेदर आपको फेवर में बोलना है या आपको अगेंस्ट बोलना है, आप नहीं बोल पाएंगे। लेकिन आपको किसी टॉपिक किसी तरीके दे दिया गया, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको 180 डिग्री पर नॉर्थ से साउथ भी ले आ सकते हैं, साउथ से नॉर्थ भी ले आ सकते हैं। खैर चलिए, अब ये तो मैंने आपको इसे बताया क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है। इसमें मैं उन्हीं चीज़ों पर फोकस डालूँगा जो कि कंपटीशन के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। अब ये देखिए, ये टॉपिक क्या है? टॉपिक जो है निर्धनता है। तो क्या निर्धनता का अर्थ यही है भूखमरी? नहीं, निर्धनता का अर्थ जो है मूल रूप से अगर देखा जाए तो अगर आपकी मूलभूत आवश्यकताएं नहीं पूरी होती है तो इट मीन्स कि आप निर्धन हैं, है ना, निर्धन है। लेकिन आमतौर पर ये नहीं कि आपने खाना खा लिया, भाई खाना मिल गया तो आप निर्धन नहीं है, कपड़े नहीं पहने तो क्या निर्धन नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं तो क्या आप निर्धन नहीं है। इसके अलावा भी तमाम तरह की निर्धनता के पॉइंट आते हैं जिसमें कि तरह तरह के विश्लेषण है और उन चीज़ों पे हम अब जो एनसीईआरटी ने कहा है उसके हिसाब से चलना शुरू करते हैं। निर्धनता एक चुनौती। अब वो कहता है कि निर्धनता तो है, एक चुनौती है, दिस इज़ चैलेंज। अब ये चैलेंज अगर आपके सामने है तो
आपको चैलेंज को कैसे फेस करना है, इसी चीज़ को आपको देखना है। और मैं इस चीज़ों को जहाँ पर भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वहाँ फोकस करूँगा। अवलोकन। इस अध्याय में स्वतंत्र भारत के सन्मुख सर्वाधिक कठिन चुनौती निर्धनता के विषय में चर्चा की गई है। उदाहरणों के इस बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात यह अध्याय सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा निर्धनता के विश्लेषण की भी चर्चा करता है। भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है। इसके साथ ही इस अध्याय में निर्धनता के कारणों एवं सरकार द्वारा किए गए निर्धनता निवारण के उपायों की भी चर्चा की गई है। निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा में मानव निर्धनता जोड़कर अध्याय को समाप्त किया गया है। अब देखिए वही चीज़ कर रहे हैं कि निर्धनता के बारे में आम कंसेप्ट यही होगा कि हमारे पास अगर मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं तब निर्धन नहीं है। लेकिन एक इसका वैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद जो है देखा गया कि वर्ल्ड लेवल पर, चाहे केवल भारत की बात नहीं करें, निर्धन हम किसको मान सकते हैं। निर्धन का मतलब नहीं है कि हमने रोटी कपड़ा मकान पा लिए तो हम निर्धन नहीं हैं। उसके कंसेप्ट में वो चर्चा करता है, ठीक। और ये कहता है कि ये चैलेंज है। अच्छा, अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिन्हें हम निर्धन समझते हैं। वे गांवों के भूमि श्रमिक भी हो सकते हैं, शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी। देश की समस्त निर्धनता की समस्या का विश्लेषण करने के लिए नीति आयोग बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का प्रयोग करता है। बहुआयामी निर्धनों का अनुपात 2005-06 में लगभग इतने प्रतिशत से घटकर इतना और 2020 से लेकर के इतना रह गया। यह आशा की जाती है कि बहुआयामी निर्धनता शीघ्र ही एकल संख्या में आ जाएगी। वो कहते हैं कि निर्धनता का एक कारण बहुआयामी है ना, कि बहुत से आयाम है। उनकी स्टडी करने के बाद जो जैसे वो कहता है ना कि गांव में भी हम निर्धन लोगों को देख रहे हैं, उनके निर्धनता का स्वरूप कुछ और है। शहर में हम गए, उनके निर्धनता का स्वरूप कुछ और है। लेकिन एक वैज्ञानिक विश्लेषण करने के लिए जैसे उसने भारत सरकार की बात कहा है, उसने कहा है कि नीति आयोग का क्या मतलब है। यूँ तो हिंदी में लगता है कि नीति निर्धारण करने वाला आयोग है, लेकिन इसका एक एब्रीविएशन है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। इसके पहले देश में विकास के लिए जो भी कार्यक्रम बनाए जाते थे वह पंचवर्षीय योजना पर आधारित होते थे। पंचवर्षीय योजना की जगह पर इसी नीति आयोग को बनाया गया, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन किया था, वहीं से इसने कार्य करना शुरू किया। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको ये देखना है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, चेयरपर्सन कौन है। तो वो हमेशा ही प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ों को मैं यही पर कर रहा हूँ आगे को कि मैंने एक नीति आयोग आपके सामने क्यों लगा, आपने केवल ये पढ़ लिया कि नीति आयोग ये करता है। कंपटीशन में नीति आयोग के बारे में ये चीज़ पूछ लिया गया जिसको कि मैं प्लस कर रहा हूँ। अगर आपने इसके बारे में डिटेल नहीं जाना और क्वेश्चन पूछ लिया तो आप तो कहेंगे भाई मैंने नीति आयोग तो पढ़ा था यार, लेकिन मुझे मालूम नहीं कब लागू हुआ था, किसके बदले में लागू हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका उपाध्यक्ष कौन होता है, ये क्या काम करता है, इसका एब्रीविएशन क्या है। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि नीति आयोग जब आपने पढ़ा तो यू शुड हैव क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ नीति आयोग। और इसी नीति आयोग के जब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तब क्या होगा, इसी एक स्मार्ट स्टडी होगी कि नहीं हमको ज़्यादा टाइम इसी पर देना है, ज़्यादा टाइम इस पे देना है, क्योंकि इससे जो फैक्ट्स है उन्हीं फैक्ट्स के बारे में कंपटीशन में पूछा जाता है। अब ये सब चीज़ें कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा करने के बाद उन्होंने आंकड़े दिए हैं। तो आंकड़े जो है आपके पास कंपटीशन के हिसाब से आप न्यूज़पेपर मैगजीन्स के हमेशा टच में रहेंगे तो जो भी लेटेस्ट डाटाज होते हैं, जो मतलब कि एकदम लेटेस्ट आंकड़े होते हैं, वही कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ये तो एनसीईआरटी की बात कह रहा है जैसे उसने बताया कि नीति आयोग ने जब निर्धनता का सूचकांक बहुआयामी, तो सूचकांक क्या उसके बारे में हम आगे चर्चा करें। कह रहे हैं कि देखिए ये पहले 2 अंकों में है, अब ये कह रहे हैं कि उम्मीद किया जा रहा है कि ये बहुआयामी आया जो है शीघ्र ही एकल संख्या में आ जाएगी। मतलब क्या है, 9, 8, 7, 6 एक ऐसा हो जाएगा। इवन बाद में जाकर के वो कहाँ आ जाएगा, वो 0 पर भी आ सकता है। यही हमारा उद्देश्य है।
अब एक देखिए निर्धनता के बारे में उन्होंने एक शहर का उदाहरण लिया है, फिर एक गांव का उदाहरण लिया है। कहते हैं क्या कि 33 वर्षीय रामचरण झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटा की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। ये रामचरण करता है। जब उसे रोज़गार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 3-3.5 रुपये कमा लेता है। यह रोज़गार उसे हमेशा मिलता ही नहीं है। मतलब क्या है कि एक तरह से वो सीजनल हो गया उसके लिए। सीजन तो नहीं कह सकते कि किसी कारणों से होता है, लेकिन ये भी सीजन है। कहीं भी काम कर रहा है, लगातार उसको क्या है, रोज़गार नहीं मिल रहा है। यह राशि 6 सदस्यों के परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसमें उसकी पत्नी, 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे। अब देखिए वो रामचरण के बारे में बता रहा है। रामचरण की कहानी को उसने ऐसे शो किया है। पहले आगे तो आप वही चीज़। अब रामचरण क्या है, देखिए ये मिल मजदूर में काम कर रहे हैं। इनके बूढ़े माँ बाप गाँव में रहते हैं, ये शहर में चले आए नौकरी करने के लिए। यहाँ पर क्या है, रामचरण की बीवी है जो दूसरे घरों में काम करती है, ठीक है। ये इनके बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। देखिए एक बड़ी बिटिया है, 2 छोटे बच्चे हैं, एक इनका लड़का है, वो चाय की दुकान पे काम करता है। इसकी चर्चा वो बाद में करेंगे। कर रहा है। अच्छा, अब उसके बारे में हम आगे से मकान का किराया अदा करने के पश्चात गांव में बूढ़े माता पिता के लिए कोई नहीं पैसा बचता। यहाँ पर भी क्या करा, अम्मा आप देर से आई हो, भैया बिना खाना खाए काम पर चले गए। यहाँ पर इनकी स्थिति बता रही है कि देखिए ये माँ है, ये दूसरे के घर में काम कर रही है। काम करने का परिणाम क्या हुआ है कि उसको चाय की दुकान पे भाई काम करता है। तो स्थिति यहाँ है कि इसके वजह से घर पे खाना समय से नहीं बन पाता। तो उसकी बिटिया कह रही, जो छोटे भाई बहनों को संभाल रही है कि अम्मा तुम देर से आई हो। तो परिस्थिति ये बन गई कि ये बेटा रोज़गार के चक्कर में जहाँ पे काम करता है, ये चाय की दुकान पर सीधे चला गया है, ठीक। तो इनकी व्याख्या वो बाद में करते हैं। उसे रामगढ़ के सभी गांव में रह रहे अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। उसके भूमिहीन श्रमिक माता पिता और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई अपने जीवन निर्वाह के लिए रामचरण पर निर्भर है। अब देखिए भाई की भी बात करता है ना, कि भाई भी निर्भर है। माता पिता की बात करी जाए जिनको चित्र में दिखाया गया है। रामचरण शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए के एक मकान में रहता है। वह ईंटों और मिट्टी के खपरेलों में बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी है। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी का काम करती है तथा 1500 रुपये और कमा लेती है। वे दिन में 2 बार गुजारे लायक दाल चावल ही जुटा पाते हैं, लेकिन यह उनके लिए कभी पर्याप्त नहीं होता है। उनका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की दुकान पर एक सहायक का काम करके 700 रुपये और कमा लेता है, जबकि उसकी 10 साल की बेटी स्कूल जाती है तथा छोटे भाई बहनों के देखभाल का काम करती है। उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते हैं। जूता पहनना विलासिता है। छोटी लड़की स्कूल में ही मिलने वाले दाल चावल को खाती है। अभी देखिए ये किसान की उसने कल्पना कर दिया कि वो शहर में जाकर नौकरी कर रहा है, उसके परिवार का जीवन यापन कैसे हो रहा है। इस तरह का दृश्य जो है आप शहरी क्षेत्रों में आराम से देख सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको कमौत एक्सप्लेन करे। अगर ठीक है, अब दूसरे तो बता रहा है कि ये इनकी गरीबी की स्थिति है कि शहर में काम कर रहे हैं, लेकिन अब ग्रामीण स्थिति में क्या है, गाँव का आदमी क्या कर रहा है। लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गाँव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वो बड़े किसानों के लिए छोटे छोटे काम करता है। ये देखिए गाँव ही में रहता है ना, बाहर नहीं गया। काम अनियमित है और आय भी वैसी ही होती है। अधिकांशतः पूरे दिन की मेहनत के बदले 200 रुपये ही मिल पाते हैं, लेकिन प्रायः खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्त्र के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूँ, दाल या थोड़ी सी सब्जी ही मिल पाती है। 6 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता है। अब देखिए यहाँ पर वो कह रहा है कि 6 लोगों का सदस्य है और वो भोजन भी नहीं जुटा पाते हैं। लक्खा सिंह गांव के
बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में काटने और खेतों में जलाने के लिए लकड़ियाँ बीनने में ही निकाल देती हैं। उसके पिता की जो तपेदिक के मरीज़ थे, उचित चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई, जबकि उसकी माँ उसी बीमारी से ग्रसित है और उसका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। यद्यपि कहता क्या है, हाँ, यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लखा कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन वह खुश है कि उसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन तेल भी एक विलासिता है। अब देखिए, वो तो ग्रामीण परिवेश में है, वहाँ पर उसके पास यहाँ तक कि चिकित्सा, उसकी आमदनी इतनी कम है कि वह जो है अपने बीमार पिता का इलाज नहीं कर पाया। माँ की भी स्थिति वही बन रही है, क्योंकि इतने उसको स्थिति तो यह है कि भरपेट भोजन भी उसको एक तरह से नसीब नहीं हो पा रहा है, तो वो इलाज के बारे में क्या सोचेगा। वही कह रहा है, उसका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। मतलब वो जान रहा है, वो देख रहा है कि जैसे उसके पिताजी का देहावसान हुआ है, वैसे माँ भी उसी करीब जा रही है, लेकिन वो मजबूर है। मजबूर क्यों है? क्योंकि उसके पास उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है। और यहाँ तक कि भी कह रहा है ना कि साबुन और तेल भी एक विलासिता है। शहरी क्षेत्र में तो साबुन तेल की समस्या नहीं, तो कर ले रहा है, कह रहा है, लेकिन यहाँ पर साबुन तेल भी जो है कि सिर में वो तेल लगाना चाहे या साबुन से नहा ले, अगर उसको मिल जाएगा तो विलासिता की चीज़ मानी जाती है। मतलब ये दोनों शहर और गाँव के दोनों गरीबों का एक दूसरे तुलना किया है, और ये स्थिति बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी ने भले ही काल्पनिक कहानियाँ बनाई है, लेकिन आप जाएंगे तो शहरों में भी ऐसी स्थिति पाएंगे आप, और गाँव में भी जो गरीब है उनकी ऐसी स्थिति आप देखने को आपको मिलेगी। अब वही कह रहा है, क्या मैं कभी अपने परिवार के लिए नए कपड़े खरीद सकूंगा? अब देखिए, उसके पास गांव का मजदूर है ये लक्का सिंह, इसकी स्थिति ये है कि वो मतलब कि दूसरे कपड़ों पर जीवन निर्वाह एक तरह से कर रहा है। उसको लगता है, ओ क्या मैं ऐसी स्थिति में ऐसा भी दिन आएगा जबकि मैं अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद सकूंगा। मतलब ये समझ लीजिए कि निर्धनता की स्थिति उसकी ये है। अब क्या है कि निर्धनता के उपरोक्त मालों का अध्ययन करें और निर्धनता से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करें। अब वो कहता है कि निर्धनता हमने देख लिया, शहरों में भी निर्धनता देख लिया, गांव में भी निर्धन की स्थिति देख लिया, लेकिन अब वो कहते हैं कि हम ये देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट है जिस पे कि हमको गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ कहता है कि निर्धनता का पहला कारण भूमिहीनता। जिसके पास भूमि नहीं है, निश्चित रूप से वो गरीब है, क्योंकि अगर भूमि रहेगा तो कम से कम वो अन्न उत्पादन तो कर सकता है, अपने श्रम से अन्न उत्पादन करके अपने जीवन यापन तो कर सकता है, कम से कम भूखमरी की स्थिति तो नहीं होगी, या उसी ज़मीन में वो छोटी सी झोपड़ी बना करके भी रह सकता है। खैर, बेरोजगारी। अब बेरोजगारी दूसरा कारण हो गया। कह रहा है कि अगर उसके पास रोज़गार ही नहीं है किसी के पास, तो निश्चित रूप से अगर रोज़गार नहीं है तो वो आदमी क्या करेगा? उसके पास कोई आर्थिक स्थिति उसकी ख़राब हो जाएगी। आर्थिक स्थिति क्यों ख़राब हो जाएगी? क्योंकि वो उसके पास कोई आमदनी ही नहीं हो रही है, उसको कोई नौकरी देने के लिए तैयार ही नहीं है। कारण चाहे जो भी हो। परिवार का आकार। अब देखिए, दोनों दिखाया कि 6-6 बच्चे उनके पास हैं। अगर 1-2 बच्चे होते शायद उनका थोड़ा सा अच्छे तरीके से पालन वो कर सकते हैं, लेकिन अब वही बात है कि 1 कमाई 10 कमाई। मतलब क्या हुआ कि अगर परिवार में एक ही सदस्य पर सबकी निर्भरता बनी हुई है ना, और साथ के साथ ये भी स्थिति है कि जितनी उनकी है परिवार का आकार, अगर परिवार का आकार छोटा हो तो वो कम आमदनी में भी जो है अपने को संभाल करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं, निर्धनता की स्थिति से बच सकते हैं। साक्षरता का स्तर। अगर उसी परिवार में कोई आदमी पढ़ा लिखा है या बच्चे उनके अच्छे पढ़ाई लिखाई कर लेंगे तो उनको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिल जाएगी तो उनकी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके पास इनकम का एक सोर्स आएगा, आमदनी का एक सोर्स आ जाएगा।
फिर क्या है, खराब स्वास्थ्य को पोषण। दूसरी बात यह है कि अगर वो ऐसी स्थिति में रह रहे हैं जहाँ वो हमेशा बीमार रह रहे हैं, कुपोषण है कि शारीरिक श्रम करने लायक भी नहीं है, तो दो स्थितियाँ पैदा हो गई। या तो पहली चीज़, जो घर के पैसे उनके हैं भी अगर, वो स्वास्थ्य को सुधारने में लग जा रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर स्वास्थ्य के सुधारने में लग जा रहा है तो निश्चित रूप से वो किसी काम के लायक है ही नहीं। फिर असहायता। तो असहायता एक ऐसा बिंदु है जो कि एक तरह से सामाजिक अभिशाप है। ऐसे लोगों को सामान्य रूप से आपने देखा होगा कि कोई भी इनकी मदद के लिए नहीं आता है। कहने का मतलब है कि समाज में ऐसे लोग हैं जो कि इनको सहायता करके इनको उठा सकते हैं, लेकिन इस काम के लिए कोई भी सामने जल्दी आता नहीं है। पिछले पृष्ठ पर दिए गए दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। अनेक आयामों को दर्शाते इसका मतलब क्या हुआ, वो अलग अलग कारणों को दिखा रहे हैं, है ना, कि शहरी क्षेत्र में क्या कारण है, कैसे उनके पास निर्धनता आ रही है, उसके सब विभिन्न कारण क्या है। ग्रामीण क्षेत्र में कहते वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भूखमरी और आश्रय का ना होना है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये इनकी स्थिति क्या है, अगर उनका अध्ययन करते हैं मोटे तौर पे, तो यही चीज़ सामने आती है कि भूखमरी और आश्रय का ना होना ही निर्धनता है। ये एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को दिन में 3 बार भोजन नहीं उपलब्ध करा पाते हैं, या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करा पाता है। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल तथा सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। अब देखिए वही है, स्वास्थ्य है ना, कि अगर आदमी स्वास्थ्य स्थिति नहीं है, अच्छी नहीं, तो भी प्रॉब्लम है। इसका अर्थ नियमित रोजगार और न्यूनतम उचित मजदूरी का भी अभाव, इसके हम चर्चा कर चुके हैं। अंततः इसका अर्थ असहाय जैसा जीवन है। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कार्यालयों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशन इत्यादि सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता है। अब वो कह रहे हैं कि जो असहायता की स्थिति मैंने बताया है कि उनकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, और एक वर्ग, इनका एक गरीबों का एक वर्ग ही एक तरह बन जाता है। जैसे अगर ट्रेन में ही आप बैठे हों, अनरिजर्व कंपार्टमेंट भी है ना, आप जनरल में बैठे हुए हैं, आपके सामने गंदा कपड़ा पहने हुए, बिना जूता चप्पल पहने हुए अपने बीवी बच्चों को आ जाए, तो आप सीधे कहें उधर बैठो। एक उदाहरण मैंने दिया, किसी ऑफिस में घुस जाइए, आपका अफसर बॉस बोलेगा अरे देखो कौन आ गया, भगाओ इसको, कहाँ से आगे आएंगे। कहने का मतलब ये है कि ऐसी स्थिति, एक तो निर्धन है, दूसरी तरफ उसको कोई सहायता भी नहीं दे रहा है, तीसरी तरफ उसका सम्मान भी कोई नहीं है, तो कह रहा ऐसी स्थिति में कोई भी जीना पसंद नहीं करता। ये स्पष्ट है। अपने करोड़ों लोगों की दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। महात्मा गांधी हमेशा कहा करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। दिस इज द स्टेटमेंट, है ना, बाय महात्मा गांधी। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने स्मार्ट स्टडी की बात किया है, वो पॉइंट फिर यहाँ पर आ गया। वो क्या है कि ये किसका स्टेटमेंट है। महात्मा गांधी हमेशा कहता था हु सेड दिस, क्या है कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। मतलब जिन प्रॉब्लम को पहले बताया गया है, अगर वो उससे फ्री है तभी होगा। ये स्मार्ट स्टडी की क्वेश्चन स्टेटमेंट कभी भी किसी कंपटीशन में आपसे पूछा जा सकता है। दिस इज द नोन एज स्मार्ट स्टडी वेयर आई हैव बीन एम्फसाइजिंग। फिर क्या है, सामाजिक वैज्ञानिकों के दृष्टि में निर्धनता। अब कहते क्या, ये तो सामान्य रूप से हमने निर्धन की व्याख्या किया है, लेकिन जब राज्य, केंद्र या विश्व स्तर पर निर्धनता के दूर करने की बात होती है तो उनका मापन इस आधार पर नहीं किया जाता है। जैसे हमने देखा है कि लखा सिंह और राम शरण हैं, उनसे निपटने के लिए, उससे नीति निर्धारण करने के लिए
सामाजिक वैज्ञानिक जो होते हैं, सोशल साइंटिस्ट जो होते हैं, अपने हिसाब से स्टडी करते हैं और जो उनका कंक्लूज़न आता है उसके कंक्लूज़न पे ही क्या होता है, स्कीम बनाई जाती है। ठीक। अब वो कहते हैं चूँकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, वही आयाम की बात कर रहा है, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। दे सी फ्रॉम एवरी फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। समानता प्रयुक्त किए जाने सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित है। कहते क्या है कि वो देखते हैं आय आपका क्या है, आपका उपभोग क्या है। निश्चित रूप से कोई है ना, कोई व्यक्ति गरीब है या नहीं, इसके लिए हाल के वर्ष में अन्य सूचकों का भी उपयोग किया जाने लगा है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की गणना, अब ये देखिए अब बता रहा है कि इन पे ये किस बेस पर स्टडी करते हैं। 3 व्यापक सूचकों के आधार पर की जाती है। स्वास्थ्य सूचक, स्वास्थ्य में क्या है, वो देखते हैं कि लोगों का पोषण अच्छी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस क्षेत्र में हर क्षेत्र में बाल और किशोर की मृत्यु दर क्या है। अगर कुपोषण है तो निश्चित रूप से मृत्यु दर अधिक होगी। मातृका स्वास्थ्य, मतलब जो माँ हैं उनका स्वास्थ्य कैसा है। ठीक है। फिर अब कहते हैं दूसरे स्तर पे शिक्षा, एजुकेशन की बात आती है। ये हेल्थ पे आ गया, एजुकेशन पे शिक्षा के वर्ष और स्कूल में उपस्थिति और कहते हैं क्या शिक्षा में क्या है कि शिक्षा में हर एक वो स्टडी करते हैं कि किन किन वर्षों में जो है कहाँ पर कितने स्टूडेंट आए, कैसे आए, उसको वो देख रहे हैं कि उसमें उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर कहते हैं जीवन स्तर सूचक, जैसे खाना बनाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, मकान, बिजली, संपत्ति, बैंक खाता आदि। सामाजिक, अच्छा अब वो डिटेल में कहते क्या हैं कि जीवन स्तर का सूचकांक को देखते हैं कि इनके पास ईंधन की क्या व्यवस्था है, पेयजल की क्या है, मकान है कि नहीं है, इनके पास बिजली है कि कितनी संपत्ति, बैंक खाता से इनका मालूम होता है कि इनकी आर्थिक स्थिति क्या है। इन सबको स्टडी करने के बाद वो कंक्लूड करते हैं कि वास्तव में कौन निर्धन है, कौन निर्धन नहीं है। दूसरी तरफ सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा जैसे सूचक भी निर्धनता को समझने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब देखिए सामाजिक अपवर्जन क्या होता है, उसकी स्टडी करते हैं। ठीक। इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता का अर्थ क्या है, उन निर्धन लोगों से है जिन्हें अपने जैसे लोगों के साथ मलिन बस्तियों में रहना पड़ता है और उन्हें सामाजिक समता से वंचित होकर संपन्न लोगों के वातावरण से अलग थलग रहना पड़ता है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है ना। सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। सामाजिक अपवर्जन में मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि जैसे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले एक तरह के लोग होते हैं, या कभी आपने छोटी सी बात देखिए, गवर्नमेंट की भी स्कीम आती है तो कहती है LIG स्कीम, लो इनकम ग्रुप है, MIG है, मीडियम इनकम ग्रुप है, HIG है, क्या हाईली इनकम ग्रुप है। मतलब कि गवर्नमेंट की निगाहों में भी इनकम ग्रुप बदले होते हैं, है ना। तो लोग जो HIG के HIG में क्वार्टर लेंगे, MIG में लेंगे, LIG में लेंगे, है ना। प्रधानमंत्री आवास वाले प्रधानमंत्री आवास की योजनाओं में जाएंगे। तो खैर मैंने ये बड़े लेवल की बात किया, लेकिन यहाँ चलकर समझाने के लिए। लेकिन यहाँ निर्धनता में क्या है कि वो कह रहा है कि जो गरीब लोग वर्ग होते हैं उनका एक तरह से उनकी सोसाइटी ही बिल्कुल अलग हो जाती है। सोसाइटी अलग होने का परिणाम क्या होता है कि वह मध्यम या बड़े लोगों के साथ वो नहीं रह जाते हैं, और उसके कारण क्या होता है कहते हैं कि उनका एक तरह से वो समाज की मुख्य धारा से कटे रहते हैं और जिस स्थिति में रहते हैं उसी में रह जाते हैं। वो ऊपर की तरफ जाने की न कोशिश कर पाते हैं न सोच पाते हैं। जैसे कभी आप नहीं सोच सकते हैं कि एक 5 स्टार होटल खुला हुआ जहाँ किसी बड़े आदमी को बहुत बड़ा मकान है, क्या आप देखेंगे कि वहाँ कोई झुग्गी झोपड़ी बना कर रह सकता है? नहीं, वो ऐसी स्थिति की बातें कर रहा है। सामान्यतः यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहता है जिसका अन्य लोग आनंद लेते हैं। इसका विशिष्ट अब क्या इसका देखिए परिणाम क्या है। परिणाम क्या है, जैसे मान लीजिए कई संपन्न लोग हैं, ठीक है, अब वो उनके यहाँ पे क्या है कि अच्छी व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है,
अनेक साधन हैं, लेकिन वही बगल में ही कुछ दूरी पे आप हैं, ना वहाँ अच्छी बिजली है, ना वहाँ पानी है। तो अब क्यों? क्योंकि आपकी सोसाइटी बिल्कुल अलग है और संपन्न लोगों की सोसाइटी अलग है। उन्होंने अपने को हर एक सुख सुविधाएँ, यहाँ तक कि सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएँ उसका उपभोग कर रहे हैं, जो कि आप तक नहीं पहुँच पा रहा है। अब कहता है कि इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जात व्यवस्था की कार्यशैली भी है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों में अपवर्जित कर दिया जाता है। इस प्रकार आय कम होने से ज़्यादा सामाजिक अपवर्जन के अधिक नुकसान होते हैं। अब कुछ देश वो कह रहे हैं कि देखिए जाति व्यवस्था में भी है, कुछ लोग जो है अधिकांश उसी व्यवसाय में जुड़े होते हैं जिस जात में वो पैदा होते हैं। परिणाम क्या होता है कि वह न लोगों पे मिक्स भी नहीं हो पाते हैं और वही उनके दुखों का कारण होता है। जैसे मैं कह दूं कि एक लोहार जो सोने की दुकान खोलते दिखाई पड़े या सुनार लोहे की दुकान खोलते नहीं हुआ, सुनार का बेटा अक्सर सुनार होगा, लोहार का बेटा लोहार होगा, है ना, बढ़ई का बेटा बिहार। तो वो उनकी जाति व्यवस्था है जो कि उनको निर्धनता की तरफ और जकड़ देती, क्योंकि उससे निकलने का ज़्यादा उन्हें प्रयास कर पाते हैं न करते हैं, है ना। एक तरह से वो पुरातन व्यवस्थित रूढ़वादी व्यवस्था में ही चलते रह जाते हैं। अब असुरक्षा की वो चर्चा कर रहा है। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है, निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है ना। जो कुछ विशेष समुदाय जैसे किसी पिछड़ी जात के सदस्य या व्यक्ति जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन रहने की अधिक संभावना को जताता है। अब जैसे मान लीजिए कोई विधवा ही है तो उसका भविष्य लोग खुद समझ जाते हैं कि भाई ये सहाय है, इसका भविष्य क्या होगा। अब कोई विकलांग है तो लोग जानते हैं बेचारे ये तो कुछ कर नहीं पाएगा, मतलब वर्तमान को देख करके ही भविष्य मालूम होता है। दूसरी चीज़ क्या है, कोई जो अति पिछड़ा है सदस्य है ना, तो अति पिछड़ा है तो उसकी वर्तमान स्थिति ऐसी एक आदमी समझता है कि आज ये कर रहा है कल भी यही करता रह जाएगा, इससे आगे वो नहीं जा पाएगा। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसके अलावा इनका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, सुनामी आदि मामले में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की इनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है। वो कह रहे हैं कि जो लोग जो है पूर्व निर्धारित स्थिति के हिसाब से काम कर रहे हैं, जिनका कि वर्तमान आपको दिख रहा है कि खराब है, वो स्वयं समझ जान रहे हैं कि मेरा वर्तमान जो है एक संपन्न लोगों के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो तो वर्तमान में तो कठिन परिस्थितियों में जी ही रहे हैं। लेकिन अगर कोई प्राकृतिक आपदा, दैवीय आपदा अगर आ जाती है तो वो हमेशा ये सोचते रहते हैं काश अगर कभी ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे। मतलब क्या है, वो अपने को हमेशा असुरक्षित फील करते हैं। उनको लगता है कि हमारा कोई भविष्य नहीं है, हम किसी भी विशेष परिस्थिति को निपट नहीं कर सकते हैं। ऐसा उदाहरण सबसे अच्छा आपने देखा होगा कोरोना काल में, जिसका एक उदाहरण यहाँ पर नहीं दिया। कोरोना की स्थिति की कल्पना कर लीजिए जिससे कि आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, जहाँ पर क्या आपको लगेगा कि वहाँ पर वही प्रभावित हुए जिनका कि भविष्य बहुत अस्थायी नहीं दिख रहा था। निर्धनता रेखा, अब पहले हम इसको समझ लेते फिर तेज़ी से पढ़ते हैं। निर्धनता रेखा क्या एक लाइन है? नहीं, हमने क्या किया है कि जैसे कहते हैं विभिन्न मापदंडों पे सामाजिक वैज्ञानिक जो है हर एक आयाम को जोड़ने के बाद एक निर्धारित कर लेते हैं कि अगर आपके पास ये है, अगर आपके पास ये है, अगर आपके पास ये है, अगर आपके पास ये है तो आप निर्धन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, आप आपकी जो उपलब्ध सुविधाएं इससे नीचे हैं, तो वो मान लिया जाता है कि आप गरीब हैं। तो वही जो एक काल्पनिक रेखा है या कैलकुलेशन का गणना का आधार है, दैट इज़ नोन एज पॉवर्टी लाइन विच इज़ रिटेन हियर, निर्धनता रेखा।
निर्धनता पर चर्चा के बाद केंद्र में समानता निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की एक सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। उपभोग शब्द का अर्थ है परिवार द्वारा विभिन्न मदों जैसे भोजन और वस्त्रों पर खर्च की गई राशि। किसी व्यक्ति को निर्धन तब माना जाता है यदि उसकी आय और उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है, जिसकी कि मैंने चर्चा किया है कि अगर आपकी आय इतनी है, उस आय के आधार पर इन चीज़ों का आप व्यवस्था करके उपभोग कर पा रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तब क्या होगा कि न्यूनतम स्तर से जो मूलभूत तो ऐसे करने के लिए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न है, अतः समय एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मापदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। अब वो यही कह रहे हैं कि देखिए ये स्थिति बिल्कुल जो है ऐसी ही होती है कि ये नहीं है कि निर्धनता की रेखा का समान मापदंड होगा, हर एक जगह की आवश्यकताएं अलग होती हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप ठंडे प्रदेश में हैं तो आपकी छोटे उदाहरण लीजिए, आपको वूलन वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है ना। बहुत गर्म जगह पे रहते हैं, मान लीजिए मैं कहता हूँ आप साउथ अफ्रीका में हैं या रेगिस्तान में हैं तो वहाँ आपको एसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी क्योंकि आपको गर्मी को नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी वहाँ पे आवश्यकता न होती भी एयर कंडीशनर है। लेकिन जहाँ ठंडे प्रदेशों में चले जा रहे हैं वहाँ पर गर्म चीज़ों की सबसे अधिक ज़रूरत है। मतलब आवश्यकताएं क्या हैं, भौगोलिक चीज़ों पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करती है। माना कि ये उदाहरण मैंने आपको समझाने के लिए दिया है, तो वही कह रहे हैं कि आपको जहाँ पर जिन चीज़ों की मूलभूत आवश्यकताएँ जिसके कि बगैर आप नहीं रह सकते हैं, उनके आधार पर सरकार क्या करती है कि ये डिसीजन लेती है कि वास्तव में आप निर्धन हैं कि नहीं हैं और निर्धनता की रेखा क्या है। अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में अभी भी कार रखना विलासिता की चीज़ मानी जाती है। कुछ वर्ष पूर्व तक भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन यापन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन, बिजली, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकता आदि के स्तर पर विचार किया जाता था। इन भौतिक मात्राओं को रुपए में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता था। क्या है, इन भौतिक मात्राओं को रुपए में इनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता था। मतलब ये जो आवश्यकताएं हैं वो आप पे किस पे निर्भर हो गई, आपकी जो आमदनी है उनके आधार पर उनका निर्धारण कर दिया जाता था। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकताओं के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलाकर इन आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती थी। अब वो कह रहे हैं कि पहले जैसे उन्होंने निर्णय लिया कि पहले आपका देखा जाए कि आपको जितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता है ना, जितना वो आपके पास है कि नहीं है, किस भोजन से कितनी कैलोरी आपको एनर्जी मिल सकती है। अगर वो आपके पास है तो ये माना जाएगा कि आप निर्धन नहीं हैं, ठीक है। फिर दूसरा उसने कहा ना कि वही बताया कि अमेरिका में, भाई अमेरिका में तो काम उनकी आमदनी बहुत ज़्यादा है ना, तो उस बहुत ज़्यादा में हर एक आदमी पास कार होता है, लेकिन हमारी पर कैपिटा इनकम जो है उस आधार पर नहीं है कि हम कह सकें कि हर एक आदमी पास अगर कार नहीं होगा तो हम गरीब नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था उनकी अर्थव्यवस्था में बहुत अंतर है। वो विकसित देश के हैं, हम विकासशील देश के हैं। अच्छा कहते हैं भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्र में कैलोरी की आवश्यकता शहरी एवं क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय आदि इत्यादि और परिवारों द्वारा सूचित व्यय को निर्धनता रेखा के रूप में समझा गया है।
कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर इस राशि को संशोधित किया जाता है। अब देखिए कैलोरी का मतलब क्या हुआ कि उनको ये माना जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम करने के लिए कम से कम हर एक आदमी पास इतनी ताकत होनी चाहिए, तो वो कैलोरी का डिसीजन लिए। लेकिन ये कैलोरी जो है भविष्य में बदल भी सकती है। क्यों? क्योंकि आज जो काम हम श्रम के आधार पर करते हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में मशीनीकरण और हो जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी कम काम करना पड़े। और आज जैसे कि शहरी क्षेत्रों में क्या है, अधिकांश लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मतलब क्या है कि अब उनको बहुत ज़्यादा भी उनकी भी कैलोरी घट सकती है, तो वो आंकड़े तो घटते बढ़ते रहते। इसीलिए मैं बार बार आंकड़ों पर ध्यान नहीं दूंगा। आंकड़ों को आप देखिएगा, आंकड़े बदलते रहते हैं, वो जो ग्राफ पे दिया गया उसको मैं सरसरी निगाह बता दूंगा। अब दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि अब सरकार ये देखती है कि जितनी कैलोरी आपके पास है उतने भोजन खरीदने के लिए आपका पैसे हैं कि नहीं है। और अगर आज है तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है कि आज 10,000 रुपये में आप इतना सामान खरीद लेंगे, लेकिन सामान जब महंगा हो गया तब आमदनी तो आपकी 10,000 है, तो क्या आप इतनी कैलोरी इनपुट ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो वो हर समय आकलन करता है कि अगर इतना है और आमदनी अगर देखा कि उसने कि अगले साल 15,000 रुपये की ज़रूरत है, अगर 15,000 रुपये कमा रहे हैं आप हैं तो आप निश्चित रूप से निर्धनता रेखा के ऊपर है। नहीं तो मान लिया जाएगा आप नीचे चले गए क्योंकि आपकी आमदनी कम हो गई है और उतने कैलोरी के लिए आप खाद्य सामग्री का व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। वैश्विक विकास मानों के आधार पर भारत ने 12 विकासात्मक सूचकों का प्रयोग करके भारत में निर्धनों के अनुपात का आकलन शुरू किया। कितने लोग हैं? 12। ये वर्तमान है, हो सकता बात बदल दी, जिससे प्रचलित रूप से बहुआयामी निर्धनता सूची। अब यही देखिए बहुआयामी निर्धनता सूची है क्या है, 12 कारणों को उन्होंने दिया है कि उनको आधार बना करके वो निर्णय लेंगे कि आप निर्धन हैं कि नहीं है। यह राष्ट्रीय सूचकांक निर्धनता माप पर आधारित आय या उपभोग व्यय के संपूरक है, मतलब एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से निर्धनता को मापता है और अभावों की तुलना करता है। मतलब क्या है, एक दूसरे के अनुपात में अगर वो कम हुआ तो वो अधिक हो जाएगा, वो अधिक हुआ तो कम हो गया, और दोनों वो स्थिर है मान लीजिए कैलोरी और आपकी आमदनी बढ़ रही तो आप गरीबी रेखा से और ऊपर चले जा रहे हैं। लेकिन आपकी आमदनी उतनी रह गई और चीज़ों के दाम बढ़ गए तो आप गरीबी रेखा के चीज़ें नीचे चले आएंगे। तो उसीलिए 12 पॉइंट्स प्रोग्राम की वो बात कर रहे हैं। पूर्व खंड में वर्णित कार्यप्रणाली के आधार पर भारत में निर्धन लोगों की संख्या या अनुपात, जिसे हेड काउंट रेशियो कहते हैं, का आकलन होता है। तालिका 3.1 से स्पष्ट है कि 1990 के दशक के दौरान उपभोग व्यय आधारित निर्धनों का अनुपात 45 से गिर करके 37 हो गया। मतलब इसमें उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। हालांकि निर्धन लोगों की संख्या लगभग 40 करोड़ रह गई है, जिससे निर्धनों का अनुपात और संख्या दोनों ही कम हो गई है। अब वो कह रहे हैं कि हालांकि निर्धन लोगों की संख्या लगभग 40 करोड़ रह गई है, जिससे निर्धनों का अब वो चूँकि उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, और साथ साथ आप ये भी देखिए ना कि चूँकि जनसंख्या का भी विस्फोट हो रहा है, इसलिए ये अनुपात बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ पाता है, लेकिन फिर भी इसमें सुधार हुआ है। 2000-2011 के दौरान निर्धनों की संख्या एवं अनुपात दोनों घट गए। अब देखिए हेड काउंट रेशियो क्या होता है। हेड आदमी कहता है पर हेड, मतलब सिर्फ से मतलब नहीं, पर हेड का मतलब प्रत्येक व्यक्ति से है, प्रत्येक किलो का है। इसके अनुपात या रेशियो को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जिसको कहते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या ले ली जाती है और फिर टोटल जनसंख्या कर जाती है, उसको मल्टीप्लाई 100 से कर दिया जाता है, और जो 100 के बाद आता है वही उनका गरीबी का एक तरह से अनुपात होता है या उनका प्रतिशत, जो भी आप कहिए। 2011 के निर्धनों के संख्या अनुपात दोनों घट गए। ठीक, 2015-21 के दौरान बहुआयामी निर्धनता घट करके 25 से 15% रह गई। इस अवधि के दौरान आधिकारिक अभिलेखों में 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता के से बाहर हो गए हैं। मतलब भारत सरकार जो निर्धारित किया गया है उसके आधार पर इतने लोग गरीबी रेखा के ऊपर चले गए। इनको हमने ये सब व्यवस्थाएँ उपलब्ध करा दी हैं। विशिष्ट रूप से कहें तो विभिन्न सूचकों के अंतर्गत निर्धनता ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक घटी है। कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक घटी है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो कम आमदनी में भी काम चल सकता है ना, तो वो कह रहा है कि अब उनकी आमदनी पे अगर वृद्धि हो रही है, हम उनको तमाम सुविधाएं दे रही हैं, तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर उनको थोड़ी सी भी अगर आमदनी बढ़ गई तो गरीबी रेखा के ऊपर चले गए वो। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यकताएँ शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा कम होती है।
अब सरसरी निकाय हम तो दिखा देते हैं। देखिए हेड काउंट रेशियो बता रहा है, ये ईयर दिखा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में इसमें इस वर्ष में कितना था, 50 था, तो शहरी 32 था। देखिए घटते घटते यहाँ पे 26 आ गया, शहरी क्षेत्र में 34 आ गया। ये खपत आधारित है कर्म पे। फिर दूसरी तरफ क्या है, निर्धनों की संख्या के आधार पर तो हेड काउंट रेशियो दिखा रहे हैं। अब आप देखिए कि पहले 329 था, घटकर 217 हो गया। शहरी क्षेत्रों में 53 हो गया। पहले संयुक्त योग कितना था, 355 था, वो 270 हो गया। अब बहुआयामी, अभी देखिए खपत के आधार पे है, खपत के आधार पर मतलब खाद्यान्न। बहुआयामी सूचक के आधार क्या है, जो भारत सरकार ने 12 पॉइंट्स बताए हैं उसके आधार पे क्या कर रहे हैं कि ये आंकड़े 1516 के तो हैं, लेकिन आगे का क्षेत्र उपलब्ध नहीं है। इसको जो है सरकार भी समय समय पर जारी करती रहती है, इसलिए इस पॉइंट को जब भी अखबार में या न्यूज़पेपर में कहीं भी देखें उसको नोट कर लिया करिए कि बहुआयामी सूचक के बाद आज हमारी वर्तमान स्थिति क्या है। अब ये 12 सूचक क्या हैं, देखिए इनको मैं अलग अलग नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इनको आप समझ सकते हैं। पहले भारत सरकार की संगठन नीति आयोग ने निम्नलिखित 12 सूचकों का प्रयोग करके राष्ट्रीय बहुआयामी मतलब बहुत जो आयाम है निर्धनता सूचकांक तैयार किया है। यदि कोई व्यक्ति इन सूचकों से वंचित है तो उसे बहुआयामी निर्धन के रूप में माना जाएगा। पहला बिंदु उन्होंने पोषण लिया, उसको एक्सप्लेन किया है। बाल किशोर मृत्यु दर को एक्सप्लेन किया है। मातृ स्वास्थ्य अच्छा है, उसको एक्सप्लेन किया है। स्कूल शिक्षा के वर्ष क्या है, उसको किया है। स्कूल में उपस्थिति कैसी, उसको आधार बनाया है। खाना पकाने का ईंधन कैसा, उसको आधार बनाया है। ठीक, आवास कैसा, उसको बिजली संपत्ति बैंक खाता। मतलब इन 12 को कंसीडर करने के बाद का डिटेल उन्होंने दिया हुआ है, इसको आप स्वयं भी पढ़कर समझ सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको मैं समझाऊं, लेकिन ये 12 पॉइंट्स आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है ना। और इसके बारे में ये कहना क्या चाहता है कि स्कूल की उपस्थिति की बात क्या होता है, बिजली का मतलब क्या क्या, वहाँ पर तार होना चाहिए, तारे से मान लिया जाएगा कि आसपास चल रहा है, बगैर उसके गाँव में बिजली है, एग्जाम्पल मैंने दे दिया। नहीं, अगर उसके घर में बिजली नहीं है, एग्जाम्पल मैंने दे दिया। उसके बैंक मालिक, उसके पास बहुत चीज़ें नहीं, लेकिन बैंक खाता बहुत अधिक है, पैसा बहुत अधिक उसके पास है, तब वो कहाँ से गरीब ठहरा, वो तो कर सकता लेकिन कर नहीं रहा है। ठीक, तो अब इन पॉइंट्स को हम अलग से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अब देखिए वो प्रगति को दिखा रहा है कि भारत के चुनिंदा राज्यों में हेड काउंट रेशियो, ये 2019-21 का रेशियो बता रहा है। अब देखिए हेड काउंट रेशियो सबसे खराब कहाँ प्रदर्शन बिहार का है, सबसे अच्छा कहाँ का, केरल का है। भारत का औसत 15 है ना, लेकिन अब देखिए यहाँ पर अगर देखें 34 है। बिहार की स्थिति को आप कितना ख़राब मानेंगे, वही उत्तर प्रदेश की भी स्थिति है, लेकिन उतनी ख़राब नहीं जितनी स्थिति है। तो वो आंकड़े दिया है, लेकिन आज के डेट अगर 25-26 में आप देखेंगे तो ये आंकड़े आपको बदले मिलेंगे। ठीक, अब उसी को देखिए दूसरे तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। अंतर्राज्यीय असमानता है। देखिए भारत में निर्धनता का एक और पहलू आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं, जैसा कि दिखाया गया है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से ही राज्य स्थिर निर्धनता में अत्यधिक कमी आई है। निर्धनता कम करने की सफलता का दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग रही है। देख रहे हैं, कहीं 35 है, कहीं 1 है। यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि 2019-21 के दौरान कर्नाटक, तमिलनाडु, ये प्रदेश है ना, में हेड काउंट रेशियो 10% से कम हुआ। मतलब 10% से कम हुआ मतलब क्या है, वह बहुआयाम से एक आयाम की तरफ जा रहा है। एक मतलब कि डबल से वो सिंगल की तरफ चला गया। ये दिखा रहा है कि इनकी कितनी प्रगति होगा। इसी बीच बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों ने भी उल्लेखनीय प्रगति की है। ठीक है ना, अब स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। उत्तर प्रदेश की स्थिति काफ़ी अच्छी हो रही है पिछले 10-12 वर्षों में। अध्ययनों से पता चलता है कि निर्धनता दूर करने के लिए राज्यों ने विभिन्न उपाय किए। उदाहरण के लिए केरल ने मानव संसाधन विकास पर अत्यधिक ध्यान दिया है। उन्होंने क्या किया, देखिए केरल में क्या है कि मानव
पिछले वीडियो में बता चुका कि मानव संसाधन का कैसे प्रयोग किया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लीजिए जापान है, जापान के पास बहुत ज़्यादा खनिज संपदा या बहुत ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो कि उनको उपयोग हुआ, लेकिन उन्होंने अपने मानव को मतलब लोगों को इतना ज़्यादा ट्रेंड किया है, इतना ज़्यादा उनके पास ट्रेंड पर्सन है कि वही उनके संसाधन हैं। तो वही उदाहरण दे रहा है कि केरल ने अपनी गरीबी को दूर करने के लिए जो मनुष्य हैं उन्हीं को एक संपदा के रूप में प्रयोग किया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली। ये जो है भूमि का समान वितरण, जैसे हमारे यहाँ जो ज़मींदारी उन्मूलन प्रथा हुआ एवोल्यूशन, उसको हर प्रदेश ने अलग अलग तरीके से लागू किया, ठीक है ना। जैसे सबसे ख़राब स्थिति आप देखेंगे बिहार है, किसी के पास 100 बीघा ज़मीन है, किसी के पास एक भी नहीं है। तो कहाँ ज़मीन का समान वितरण हुआ, किसी के पास 200 एकड़ है, किसी के पास 2 एकड़ भी नहीं है। लेकिन बंगाल ने क्या किया, बंगाल में चूँकि कम्युनिस्ट शासन था, है ना, विशेष रूप बताऊँगा आपको, ज्योतिर्मय बसु थे, इन्होंने भूमि सुधार करने के लिए इन्होंने क्या किया, उसको कड़ाई से लागू किया। जिसके पास भी अधिक ज़मीन थी उनको ज़मीन को हटा करके दूसरों को आवंटित किया गया। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज के सार्वजनिक वितरण सुधार हुआ। मतलब अब वो कह रहा है कि हर एक प्रदेश जो है कि अपने लिए कहाँ से किन कारणों को ढूंढा उन्होंने और उसको कैसे प्रयोग करके उन्होंने अपना हेड काउंट रेशियो को कम किया है, उसका उदाहरण है। असुरक्षित समूह, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है, जिसको हम पढ़ भी चुके हैं। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार के। अब वो कह रहा है कि सबसे अधिक गरीबी कहाँ है, अनुसूचित जाति और जनजाति का है। इस प्रकार आर्थिक समूह में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार है। कह रहा है कि देखिए केवल ग्रामीण श्रमिक की बात नहीं कर रहा है, वो नगरों में भी जो लोग काम कर रहे हैं, जो मजदूर हैं, जिनके पास की नियमित मजदूरी नहीं है, वह भी असुरक्षित समूह है। इन सभी समूहों में निर्धन लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है। यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22 है, तथापि देखिए औसत बता रहा 22 है, लेकिन अनुसूचित जनजातियों के लिए 100 में से 43 लोग हैं जो अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। इसी तरह से नगरीय क्षेत्र में 34% अनियमित मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे है, मतलब शहरों में काम उनको हमेशा नहीं मिल रहा है। लगभग 34% अनियमित कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में और 29% अनुसूचित जातियाँ भी है। वो उन समूह की चर्चा करा जो सबसे अधिक गरीब है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूहों का भूमिहीन अनियत दिहाड़ी श्रमिक होना उसकी दोहरी असुविधा की समस्या को दर्शाता है। हाल के कुछ ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। हाल के कुछ अध्ययनों ने दर्शाया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अन्य सभी 3 समूह अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूरों की निर्धनता में कमी आई है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे कमी की बात कर रहा है। क्या अब जिस शहरी मजदूर जो उनको अनियमित मजदूर हैं, इनमें क्यों आया, क्यों इसलिए आ गया कि पहले देखिए औद्योगिकरण जब बहुत शहरों के अंदर होता, शहरों के ग्राम से पलायन हुआ तो गांव के अंदर आए वो, है ना। तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे तो हमेशा इंडस्ट्री में या कहीं पर हमेशा काम नहीं मिलता है, तो उन्होंने रोज़गार के अलग अलग टाइप के अवसर ही निकाल लिए। कोई रिक्शा चलाना शुरू कर दिया, कोई ऑटो चलाना शुरू कर दिया, कोई राजगिरी का काम शुरू किया। इस तरह उनको लगातार वो काम मिलना शुरू हो गया। तो अब उनके सामने ये नहीं था कि आज काटन मिल में हम काम कर रहे हैं, आज तो ज़रूरत है 3 महीना बंद रहेगी कंपनी, काम नहीं करेगा। चीनी मजदूर में हम मजदूर हैं, 6 महीना काम हुआ, अब मालिक करा, अभी ज़रूरत नहीं भैया, जब बाद में आएगा, जब गन्ना का काम होगा तब आना। अच्छा, इस सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में आय असमानता दृष्टिगत है। निर्धन परिवारों में भी सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। कुछ संदर्भों में महिलाओं, वृद्ध लोगों तथा बच्चियों को परिवार के उपलब्ध संसाधनों पर समान रूप से अधिकार
नहीं मिल पाता है। अब देखिए ये परिवार की भी समस्या होती है ना। हर एक परिवार में समान लोग योग्य नहीं होते हैं, हर एक भाई बहन योग्य नहीं होता है ना। उसी परिवार में कोई बहुत अच्छा निकलता होता है, कोई बहुत ख़राब होता है। तो कहते क्या है कि ये नहीं कि किसी जात में है तो सब के सब गरीब है, सब के सब अमीर हैं, नहीं ऐसा नहीं। परिवारों में भी ये असमानता मिलती है जिसको कि आप स्वयं देखते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, हर जगह लागू होता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। क्या भारत में ही निर्धन लोग हैं? विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे विश्व बैंक गरीबी रेखा के लिए एक समान मानक $2.1 से कम प्रति व्यक्ति की न्यूनतम उपलब्धता का प्रयोग करती है। अब वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसमें जाएंगे कि इसलिए वर्ल्ड बैंक के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा यहाँ पर, कि उसमें मैंने बताया कि दोनों के काम क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या करती है। तो वही कहता है कि उसने माना है कि अगर विश्व स्तर पर कोई आदमी जो है उसकी आमदनी जो है $2.15 से कम है ना, तब वो गरीब माना जाएगा। उसको इंडियन रुपये में बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि $1 90 का, तो उसको बगैर कैलकुलेट करके देख लीजिए कि अगर आपकी आमदनी यहाँ पर ऐसे है, उन्होंने जनरलाइज कर दिया स्टेटमेंट, अगर उतना पैसा हम कमा रहे हैं रुपए में तो हम ठीक है, निर्धनता रेखा के ऊपर है, नहीं तो नीचे हैं। विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $2.15 से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले लोगों का अनुपात इतना स्पष्ट कि 1919 हो गया, मतलब सुधार हो रहा है। अब कहता है इसमें डॉलर का प्रयोग क्यों किया गया है? भाई देखिए, डॉलर जो है एक तरह से इंटरनेशनल करेंसी मानी जाती है ना। इसको उपभोग करके आप उसके बेस पर डिसीजन ले सकते हैं कि $1 में हमें कहाँ पर क्या क्या मिल सकता है। अब पर्टिकुलर जो है ये अमेरिकन डॉलर की बात होती है। भारत में राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में रुपए का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक देश की अपनी अपनी मुद्रा है। देशों के बीच आंकड़ों की तुलना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा अमेरिकी डॉलर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बृहत क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहत निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष रूप से कमी आई है। चीन में निर्धनों का अनुपात इतना घट करके 0.1% हो गया है। चीन बता रहा है, चीन जो है 1980 के आसपास तक अगर आप देखेंगे तो चीन बहुत ही गरीब परिवार था, गरीब देश था, लेकिन जनसंख्या बहुत अधिक थी, तो उन्होंने जनसंख्या को ही मानव संपदा के रूप में प्रयोग कर लिया। परिणाम क्या हुआ कि आज आप देखेंगे वर्ल्ड की तमाम कंपनियां जो है वो अपनी इंडस्ट्रीज जो है चाइना में ही खोल दी हैं। और आप चाहे मोबाइल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, ये वो तमाम चीज़ों को आप जब भी देखें मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। ऐसा क्या हुआ भैया? जबकि उनके पास वो चीज़ें उतनी संपदाएं नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने जनसंख्या को मानव संपदा में प्रयोग करके उनका प्रयोग किया कि परिणाम क्या हुआ? उनकी एक तरह से गरीबी जीरो हो गई, मान कर चलिए। विश्व बैंक की रिपोर्ट दर्शाता है कि दक्षिण एशिया के देशों इतने देखें कि निर्धनता की संख्या में गिरावट इतनी तीव्र रही है कि और 2017 में 13% से घटकर इतने में प्रतिशत आ गई है। निधनों के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निधनों की संख्या भी अत्यधिक कम आई है, जो कि इतने समय मिलियन से इतना मिलियन रह गई है, ठीक। अब देखिए क्या है यहाँ पर, वही कहते हैं भारत में निर्धनता सर्वाधिक असुरक्षित समूह वही दिखा रहा है कि अनुसूचित जाति 43% है, अनियमित की है, मतलब कि सबसे अधिक कहाँ है, यहाँ पर है। सबसे कम आप देखेंगे क्या है, ये है। भारत का औसत क्या है, औसत असुरक्षित समूह 22% है, वही उनका आंकड़ा ग्राम से दिया हुआ है, ठीक है ना। ग्राफ से क्लियर है कि कौन कितना अधिक है, कौन कितना कम है। हेड काउंट रेशियो के बारे में आपने देख ही लिया, ये आंकड़े, इसलिए इसमें कोई चर्चा करने की हमको वो ज़रूरत नहीं है, ये आंकड़े बदलते ही रहेंगे।
सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 2017 के इतने प्रतिशत से घटकर इतना 1900 में इतना रह गई। लैटिन अमेरिका इतना, कैरिबियन में निर्धनता अनुपात इतने से इतना घटकर इतना रह गई। रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त होकर के 2003 में 3% हो गई। यहाँ पर देखिए क्या है, एक चीज़ है, कहते हैं कि समाजवादी देश, एक्चुअली क्या समाजवादी इसको नहीं कहा जाता है, एक्चुअली फैक्ट ये है कि दिस इज साम्यवादी, कम्युनिस्ट। कहते हैं कि रूस में जो है निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई। ऐसा क्यों हुआ? कम्युनिज्म में क्या था कि सभी चीज़ों पर गवर्नमेंट का अधिकार था, लेकिन वहाँ पे एक नेता थे मिखाइल गोर्बाचोव, उन्होंने एक बनाया तो पेरिस्ट्रोइका ग्लानोस्तो, उससे सब कुछ ओपन कर दिया गया। उसी के बाद सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन भी हो गया था 15 जो कि सोवियत संघ कराता था, और फिर वो रूस हो गया। इन्हीं कारणों से क्या हुआ कि पूंजीपति पनपने लगे यहाँ पर ज़्यादा, इसकी वजह से यहाँ पर गरीबी ज़्यादा बढ़ गई और कुछ लोग बेरोजगार भी हो गए। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित नए सतत विकास लक्ष्यों में 2030 तक सभी के निर्धनता को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। यह बद के इम्पॉर्टेंट पीरियड है, इन्होंने टारगेट रखा है। यह लोगों और विश्व की समृद्धि के लिए साझा खाका प्रदान करता है, क्योंकि यूनाइटेड भाई सबकी संस्था है, जिससे भविष्य में निर्धनता समाप्त होगी। इसके केंद्र बिंदु में 17 सतत विकास लक्ष्य SDG क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसके लिए विकसित और विकासशील देशों से अविलंब कार्रवाई की अपेक्षा की। इन्होंने 17 पॉइंट बना दिया कि ये हमारा सस्टेनेबल कि जिसमें सतत विकास करते रहेंगे तो 2030 तक विश्व से गरीबी समाप्त कर देंगे, हैं, और उसके बारे में वो आगे चर्चा कर रहे हैं। विकसित राष्ट्रों को विकासशील देशों की निर्धनता समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार करने, असमानता को समाप्त करने, जलवायु परिवर्तन का समाधान करने तथा सतत विकास के संवर्धित करने के प्रयास में अपनी सहायता करने। भाई सहायता कौन कर सकता है? जो योग्य है, जो उसके लायक है, तो कौन कर पाएगा? डेवलप्ड कंट्री कर पाएंगे। उसी की अपेक्षा कर रहे हैं कि भाई विकसित देशों को, विकासशील देशों और गरीब देशों की सहायता करनी चाहिए। अब देखिए अब ये क्या कर रहा है कि अब देखिए वहाँ पर 2.1 की बात कर रहा था, यहाँ 1.9 दिखा रहा है कि ये पोजीशन क्या है। ये आंकड़ा एक है कि ये 2.9 भी ये लोग कमा नहीं पा रहे हैं। उनके हर जगह पर दिखाया है कि दक्षिण एशिया में, लैटिन अमेरिका कहाँ कहाँ पर क्या स्थिति है। अब देखिए कहता है क्षेत्रानुसार निधनों की संख्या करोड़ में। अब देखिए फैक्ट ये है कि 1800 करोड़ क्या आपको लगता है कि विश्व की जनसंख्या है? नहीं, ये कुछ और है ना। इस 1 करोड़ जो NCERT ने गलत लिखा हुआ है, इसको मान कर चलिए आप, क्योंकि इतने करोड़ लोग है ही नहीं, तो ये कहाँ से ये आंकड़ा ले आए हैं? ये करोड़ गलत है यहाँ पर है। ठीक, अब खैर इसकी चर्चा नहीं करेंगे। ये चार्ट को आप देख लीजिए, इसको समझ लीजिए कहाँ कहाँ पर उन्होंने दिखाया कि सब सारे क्षेत्र में क्या है। इन्होंने कलर से सब एरिया को बता दिया है कि यूरोप में कहाँ है, मध्य एशिया में क्या है, कहाँ सब जगह जो है। और ये है कि 2015 से लेकर 30 तक का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि 2030 में आते आते हम इक्वलिटी के बराबर चले जाएंगे, जो कि कहाँ पर है ये पोजीशन बता रहा है। ठीक, अब देखिए जो 17 मतलब कार्यक्रम बनाए हैं उसी का, कोई गरीबी नहीं, शून्य भूख, अच्छा स्वास्थ्य, ऐसे ऐसे करके इन्होंने 17 पॉइंट बनाए कि हमें जो है इन बिंदुओं को पार करना है। अगर ये हम जब कर लेंगे तो दुनिया के अंदर गरीबी नहीं रह पाएगी। यही 17 पॉइंट प्रोग्राम जो है यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम है। भी तो कॉलम बनाया है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो निर्धनता को समाप्त करने के लिए अनेक देशों के साथ कार्य करती है। सरकार के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2030 तक पूर्ण किए जाने में 17 विकास लक्ष्य बनाए हैं। संयुक्त राष्ट्र देखिए क्या है, इसकी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका संगठन है। अच्छा फिर चार्ट के ऊपर दिया गया, इसको छोड़िए फिर आप।
अब कथा क्या कि अभी तो हम निर्धनता की चर्चा कर रहे थे कि निर्धनता होता क्या है। अब कहते हैं उनके कारण को देखा जाए क्या है, किस लिए ऐसा है। हर विशेष रूप से भारत पर फोकस कर रहा है। भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण थे। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के द्वारा आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। कहते क्या है कि देखिए ब्रिटिशर्स तो क्या थे, वो अपने लिए काम करते थे, देश के विकास के लिए काम करते नहीं थे। वो जो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते थे वो किसके लिए बनाते थे, अपने लिए करते थे। तो ये कारण बता रहा है। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने भारत पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया। ये यहाँ पर हथकरघा उद्योग था उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया। उसका कारण क्या थे, विशेष रूप से बस जो कि बताते हैं कि ढाका के मलमल, यहाँ के कपड़े, यहाँ के सूती कपड़े के ही शुरू में लोग व्यापार करने के लिए यहाँ पर आते थे। लेकिन जब इंग्लैंड में औद्योगिकरण शुरू हुआ, मशीनों से काम करना होना शुरू हो गया, तो उन्होंने सस्ते कपड़े ला कर इंडिया में बेचने शुरू कर दिए और यहाँ के कपड़े महंगे हो गए। जब कपड़े महंगे हुए तो लोगों ने अपना रोज़गार छोड़ दिया है। ये इतिहास का चैप्टर, इससे फिर भी मोटे तौर पे आप समझ लीजिए। क्योंकि जब महंगे कपड़े कौन खरीदेगा। मशीन जो है 100 थान बना रही है और एक जो कारीगर जो है बुनकर उतना पैसा खर्च करके एक थान भी नहीं बना पा रहा है। तो यहाँ के कपड़े भी सब महंगे होने लगे, लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। ठीक है, विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि गिरी। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई। जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यहाँ तक कि माना जाता है करीब जब 47 के आसपास हमारी जो जनसंख्या थी करीब 36 करोड़ थी। लेकिन आज देखिए आज करीब हम 1 अरब 40 करोड़ पहुँच गए। तो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, लेकिन जनसंख्या के पालन पोषण के लिए कोई विकास कार्यक्रम चल ही नहीं रहा था। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक किसी में कई काम हुआ सिंचाई और, लेकिन इससे बहुत संपूर्ण सुधार नहीं हुआ। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। शहरों में उपयुक्त नौकरी में पाने में असफल लोग अनेक लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, अब आइए, अभी तक हमने देखा है निर्धनता होता क्या है ना। अब ये है कि उसके कारण को देखें, कारण को देखेंगे तभी तो निर्धनता समाप्त करेंगे। भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण थे। ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। औपनिवेशिक विकास की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्प कार्य को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया। विकास की धीमी प्रगति दर 1970 के दशक तक जारी रही। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिरी। इसके साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई। अब देखिए, पहले तो ये कि जो हमारे यहाँ वस्त्र उद्योग था, जैसे कहते हैं ना कि जैसे बांग्लादेश हम लोग किसी देश में आज के और ढाका के मलमल वगैरह काफ़ी प्रसिद्ध थे। माना कि आज बांग्लादेश तो अलग है या पूरी पाकिस्तान। कहने का पता कि हमारे सबसे पहले अंग्रेज जो था हमारे ऐसे सूती कपड़े ही ले जाया करते थे, हमारे वस्त्र उद्योग को ही जो है प्रमुखता देते थे। लेकिन जब बाद में इंग्लैंड में औद्योगिकरण हो गया, औद्योगिकरण के बाद क्या हुआ कि मिलों के कपड़े जो है बहुत सस्ते हो गए। जब मिलों के कपड़े बहुत सस्ते हो गए तो हाथ से बुने हुए कपड़े बहुत महंगे हो गए। तो निश्चित रूप से उन्होंने ला करके इंडिया में उसको बेचना शुरू किया। तो जो मूल हमारी समृद्धि का उद्योग का था, जो लोग कपड़ा उद्योग में थे, वो वास्तव में बेरोजगार हो गए। इसको मोटे तौर पर मैंने समझा दिया, माना कि इतिहास में मैंने इसको बताया हुआ। उसके साथ कहना है कि ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद जो है हम बहुत ज़्यादा विकसित हो गए। 1980 तक हमारी स्थिति लगभग वही बनी रही और इसी के साथ साथ एक जनसंख्या विस्फोट भी हुआ। माना जाता है कि 1947 में हमारी करीब आबादी मोटे तौर पे माना जाता है उस 1947 या 50 के पास करीब 36 करोड़ थे। आज आप देख लीजिए आज के डेट में क्या है, 1 अरब 40 करोड़। माना कि हमने और उसके साथ उन चीज़ों को काउंटर अटैक करने के लिए, उनसे काउंटर करने के लिए आज के डेट में काफ़ी काम किया। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो जनसंख्या विस्फोट भी जो है इसका कारण बन क्योंकि रोजगार के अवसर घटे हैं। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में तो रोजगार के अनेक अवसर प्राप्त हुए, है ना, जिसको हमने देखा हुआ है। लेकिन इसका प्रभाव भारत के अन्य कुछ भागों में ही सीमित रहा। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू आदि नौकर के आदमी काम करने लगे। अनियमित और
कम आय के कारण ये लोग उचित आवासों में नहीं रह सकते थे। वे शहरों में बाहर झुग्गियों में रहने लगे और निर्धनता की समस्याएं जो मुख्य रूप से एक ग्रामीण परिघटना थी, नगरीय क्षेत्रों की चुनौती बन गई। अब ये था कि अभी तो कृषि पर आधारित काम करते थे। अब वो कह रहे हैं कि जब हमारे यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्री बननी शुरू हुई, उद्योग धंधे औद्योगिकरण हमारे यहाँ शुरू हुआ, माना कि छोटे स्तर पे, तो गाँवों से लोगों का पलायन हुआ, भूमिहीनों का, ज़्यादातर भूमिहीनों या कृषि श्रमिकों का, वो शहर में रोज़गार के अवसर में आए। लेकिन रोज़गार के पर्याप्त अवसर नहीं थे जो कि सबको एडजस्ट कर सके। तो जब वो देखे कि सबको रोज़गार नहीं मिल रहा है, सबको है, तो अब वो लोग शहर से गाँव की तरफ नहीं गए, वो शहरों में ही अनेक तरह के उपाय मतलब छोटे मोटे कार्य करना शुरू किए, जिसका कि उन्होंने उदाहरण दिया है। अब छोटे मोटे रोजगार करके जीवन यापन करना शुरू कर दिए, लेकिन उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं थी कि वो अपने आवास की व्यवस्था कर सके। तो ये जो श्रमिक मजदूर वर्ग था, ये ग्रुप में बनकर के झुग्गी झोपड़ियों में रहना शुरू कर दिए। कहते हैं फिर क्या है, अब कहते हैं कि ये समस्या पहले गांव में था, अब ये नगरों में आ गए। अब देखने में लगता है कि नगरों में ये बेरोजगारी है, नगरों में ये गरीबी है। पहले गरीबी कहाँ दिखती थी? क्यों? क्योंकि वो गांव की गरीबी शहर में आकर गरीब के रूप में दिख रहे हैं। उच्च निर्धनता की दर एक और चुनौती आय असमानता रही। इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से निपट नहीं सके। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण में लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति कोई पहल को अधिकतर राज्यों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। इस नीति के कारण उचित कार्यान्वयन से करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधारा जा सकता था। अब वही कह रहे हैं कि जमींदारी व्यवस्था के कारण ज़मीनों के असमान वितरण था, लेकिन ज़मींदारी उन्मूलन के बाद भी जो है हम उनका समान वितरण नहीं कर पाए। अगर हम समान वितरण कर लिए होते तो समानता के एक अवसर पाए होते, तो पहली चीज़ है कि जो लोग शहरों की तरफ पलायन किए वो गाँव में रह जाते, और फिर गाँव में वो स्वयं की ज़मीन का विकास करते, तो उनके विकास के साथ साथ ही देश का विकास भी होता। तो कह रहे कि उन नीतियों का सही क्रियान्वयन हर राज्य सरकारों ने नहीं किया। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी, और कारणों को भी बता रहा है क्या है। अति निर्धनों सहित भारत के लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की ज़रूरत पड़ती है। चूँकि निर्धन कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं, इसलिए वे ऋण ले लेते हैं। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने की असमर्थता के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अतः अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम देना भी है। अभी देखिए कर रहे हैं ना कि अक्सर क्या होता है कि जो इस तरीके के संपन्न नहीं हैं कि वो संपन्न लोगों के बराबर कार्य कर सके, तो छोटा एक आम आदमी भी जो होता है अपने को दिखाने के कारण अपनी आमदनी से अधिक खर्च करता है ना, अनेक कार्यक्रमों में, शादी विवाह, त्यौहार, जलसों में। क्यों? क्योंकि वो अपने के सामाजिक स्तर को ऊंचा दिखाना चाहता है। तो एक तो उस कारण से वो गरीबी में चला गया। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जो निर्धन वर्ग है, जो कि कृषि के कार्यों के लिए ही जो है उनके पास सुविधाएं नहीं है, आर्थिक व्यवस्था नहीं है, वो किसी तरीके से करके उनको अपनी कृषि करते हैं, तो कृषि का वो ऋण पर लेते हैं, जो ब्याज पर ऋण लेते हैं, तो बाद में अगर उचित लागत के हिसाब से उनका कृषि उत्पादन नहीं होता है तो वो ऋणग्रस्त हो जाते हैं। और खुदा न खास्ता कोई जो है दैवी आपदा आ गई, जैसे सूखा पड़ना, बाढ़ आ जाना, तो अब तो समझिए एक तरह से समूल नाश हो गया। तो अब पता चला कि जितना उन्होंने लगाया था उनका एक पैसा नहीं मिला, हो तो और वो ऋणी हो जाते हैं। अब इस पर सीधे आते हैं निर्धनता निरोधी उपाय। अब प्रश्न उठता, निर्धनता कारणों को भी हमने जान लिया। अब कहते क्या है कि निर्धनता को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय है या क्या सरकार करती है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं।
निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। भारत सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारकों आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर है। उनका कहने का मतलब ये है कि भाई देखिए आर्थिक समृद्धि क्या होता है, आपने सुना होगा ना कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा बढ़ रहा है। मतलब उत्पादन और सर्विस सेक्टर में अगर हम सुधार करेंगे तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जब रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे तो आर्थिक संपन्नता होगी, तो प्रति व्यक्ति आय जब बढ़ेगी तो निश्चित रूप से गरीबी का उन्मूलन होगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा ये नहीं है कि आपने कह दिया बस काम पूरा होगा। उसके लिए हमें एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि निर्धारित समय के तहत हमको क्या क्या लक्ष्य को पूरा करना है, कैसे कैसे भारत सरकार ने जो 12 आयाम दिए आगामी उनको हम कैसे कैसे जो है एक एक करके ख़त्म करते जाएंगे, जिससे कि उसकी स्थिति सोने जाए कि 12 हमने पाल लिया है। इसका मतलब है कि जो निर्धारित गरीबी की रेखा है हम उसके ऊपर नागरिकों को ले आए अपने। अब वो क्या कहते हैं, 1980 के दशक से प्रारंभ हुए समाप्त हुए 30 वर्षों की अवधि के आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्षों की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई और निर्धनता में भी कोई अधिक कमी नहीं है। 1950 के दशक के आरंभ में आधिकारिक निर्धनता अनुमान 45% था और उतने के दशक में अभी भी वही रहा। देखिए वही क्या कहते हैं, 19 के दशक में भी वही रहा, वहाँ भी वही रहा। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही। ये देखिए अच्छी बात है। 1970 अब देखिए हमारी आर्थिक विकास की दर आदि स्थिति ये हो गई है कि हम विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बन गए हैं। हमारी विकास दर ये है, ठीक है। 1980 के दशक के करीब समृद्धि दर 3.5% के औसत से बढ़कर 1980 और 90 के दशक में 6% के करीब पहुंच गई। 21वीं सदी के 200 दशकों में तेज़ी से आर्थिक विकास हुआ। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि एक आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। स्पष्ट है, इसमें कोई बताने की एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आर्थिक समृद्धि तो गरीबी नहीं है। अच्छा, आर्थिक समृद्धि प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। साक्षर होंगे लोग, पैसा होगा तो। तथापि यह संभव है कि आर्थिक विकास से सृजित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सके। इसके अतिरिक्त अब कहता क्या है कि आर्थिक विकास से सृजित अवसरों में कहता प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा पाए, लेकिन इसके अधिक क्या कहता है, इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा बहुत कम रही है। कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा से बहुत कम है। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गाँव में रहता है और कृषि पर आश्रित है। वो कह रहे हैं कि देखिए मतलब आशातीत सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है, क्योंकि लोग ज़्यादातर गांव के अंदर रहते हैं। तो अगर आनुपातिक स्तर पे आप देखेंगे तो लगेगा कि बहुत ज़्यादा हमने प्रगति नहीं किया है, ऐसे लगेगा देखने में। इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है तथा अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है। इनमें से कुछ योजनाओं का उल्लेख करना यहाँ पर आवश्यक है। अब वो कह रहे हैं कि जो हमारा लक्षित कार्यक्रम है, जो 12 कार्यक्रम जैसे बनाया है, अब उनको प्राप्त करने के लिए कुछ का वो चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हम हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए हैं। हम इसको उन्मूलन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो कुछ योजनाओं की वो चर्चा कर रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार करना है। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना है ताकि सूखा, वनोन्मूलन और मृदा अपरदन जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इस प्रावधान के तहत एक तिहाई रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। अकुशल हस्त कामगारों के लिए मजदूरी दर को नियमित रूप से संशोधित किया जाता है। अब देखिए, ये जो पहले नरेगा के नाम था, जो बाद में मनरेगा के नाम पे, महात्मा गांधी के नाम पे बदल गया, आज इसका नाम है जी राम जी, है ना। पहले 100 दिनों की गारंटी दी जाती थी, अब सरकार ने इसको 125 दिन की गारंटी दे दिया है ना। इसके बारे में डिटेल हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।
इससे सबसे अच्छी बात यह है कि गांव के लोगों को अपने ही ग्रामीण क्षेत्रों में जो है, जब मतलब कहते हैं कि मौसमी बेरोजगारी के पास पैदा होती है, तो उस मौसमी बेरोजगारी के अंदर ये अपने गांव का विकास स्वयं करके आमदनी कर ले, इस योजना को बनाया गया है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति अभियान पीएम पोषण भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसके 2 उद्देश्यों के लिए प्रारंभ किया। कौन कौन से उद्देश्य है भैया? बच्चों के लिए विशेषकर कैलोरी और प्रोटीन लेने की पोषण आवश्यकताओं में सुधार करना बच्चों के लिए, ठीक है। स्कूल में अधिक से अधिक नामांकन करना तथा स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति का उन्मूलन करना। इस अभियान के अंतर्गत सम्मिलित है सरकारी स्कूल, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल एवं शिक्षा के अधिकतर अधिनियम के अंतर्गत विशिष्ट प्रशिक्षण केंद्रों में पढ़ने वाले 1 से 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। यह अभियान स्थानीय सरकारों और विभिन्न सामुदायिक संगठनों की सहायता से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष रूप से गरीब तबकों के निर्धन बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजना और कक्षागत गतिविधियों में उनकी भागीदारी को बढ़ाना है। अब आप सोचेंगे कि ये योजना क्या है ना? तो बात यह है कि वास्तव में 15 अगस्त 1995 को जो है मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई थी। मिड डे मील में यही हुआ कि भाई कि मिड डे मील में कि माँ अपने बच्चों से फ्री है, खेती कार्यों में है, बच्चों को स्कूल भेज दी, उसको स्कूल की चिंता की नहीं है। बच्चे भी जो है उनको ये नहीं कि उनको खाना पीना नहीं मिलेगा, बच्चे अधिक पढ़ाई भी कर रहे हैं वहीं पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया था भाई कि राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करें, खैर उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अब क्या हुआ कि ये मिड डे मील योजना ही वास्तव में है। अब बाद में जो है इस योजना के अंतर्गत जो है एक पोषण अभियान भी जोड़ दिया गया, जिसमें कि जो कि 8 मार्च 2018 से लेकर विभिन्न नामों से चलता रहा है, लेकिन इसके उद्देश्य को ये बताया गया है कि ये पोषण शक्ति अभियान क्या है। अब और ये वास्तव में 2021-26 के बीच इसका नाम बदला गया है। ये मत समझिएगा कि शुरू से ही ये रहा है, शुरू में इसका नाम मिड डे मील योजना से ही चला है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत 2016 में पूरे देश में गर्भवती महिलाओं को अच्छी प्रसवकालीन देखभाल सुविधा देकर के प्रसूति और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के तहत सुरक्षित प्रसव कराने के लिए बच्चा जनने की दिशा में कार्य करना था और प्रसूति परिचर्या में कमियों को दूर करना था, ताकि लाभार्थियों को नियमित और लगातार इलाज मिलता रहे। ये सेवाएं हर महीने की 9 तारीख को प्रदान की जाती है। जैसा कि NCERT का था, मैंने डेट कभी कभी बदलता रहता है। इस कार्यक्रम में निजी चिकित्सकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया गया है, ताकि उन्हें इस योजना में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ शिक्षा से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके। अब देखिए, अब मातृत्व है, मातृत्व तो हर घर की चीज़ है, तो उनको कोई समस्या ना आने पाए उसके लिए जो योजना की गई है वो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना का। अब वो कह रहा है कि हम जो 12 पॉइंट प्रोग्राम उनको पाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहा है वो। अभी आता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को सशक्त बनाना है। यह धुआं रहित रसोई घर बनाने में महिलाओं को सहायता प्रदान करता है, ताकि उन्हें सांस की जीर्ण बीमारियों और कमज़ोर होती दृष्टि से बचाया जा सके। यह योजना 2016 में इस उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई थी कि जो महिलाएं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से पिछड़े घरों में खाना बनाने के लिए परंपरागत विधियों जैसे कोयला, उपले या लकड़ी का प्रयोग करे थे, उन्हें स्वच्छ LPG देना था। इसके लक्षित लाभार्थी गरीबी रेखा मतलब BPL बिलो पॉवर्टी लाइन है ना से नीचे के परिवारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वनवासी और गरीब तबकों के घरों के लिए है। LPG के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना में प्रथम रिफिल, देखिए हमेशा के लिए नहीं, इसको याद किया, प्रथम रिफिल और स्टोव सहित पूर्णतः निःशुल्क कनेक्शन प्रदान किया था। किनको किया जाता है? बिलो पॉवर्टी लाइन के किन जातियों के लोगों को भी विशेष है, सबको उनका चर्चा किया गया। गत वर्षों में पूरे देश में LPG की खपत में वृद्धि हुई। लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए घरों के महिलाओं के नाम पे कनेक्शन जारी किए गए। ये भी देखिए, घर में महिलाओं के नाम पे ही कनेक्शन दिया गया है, पुरुषों के नाम पे नहीं दिया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस योजना से वनों की कटाई तथा कोयला
उपले और लकड़ी के जलाने में सृजित कार्बन उत्सर्जन को कम करके पर्यावरण अक्षयता को संवर्धित करना है। देखिए क्या है, एक तरफ तो क्या है, और फिर स्वच्छ ईंधन अर्थात एलपीजी महिलाओं को खाना पकाने में लगने वाले समय की बचत करता है। वे अब सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों में भाग ले सकती है। देखिए इसके करने से क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, है ना। पर्यावरण को भी हो रहा है, महिलाओं को गंदी गैस के बीच में काम नहीं करना पड़ा है, लकड़ियों का अनायास लकड़ियों का वनों को कटाव नहीं हो रहा है, मतलब तमाम चीज़ें का फ़ायदा हो रहा है। और वास्तव में क्या है कि 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने बलिया उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम को लागू किया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको स्मार्ट स्टडी की बातें कर रहा हूँ। ये कंसेप्ट है और ये स्मार्ट स्टडी है कि आपको मालूम होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पे कब शुरू की गई है। अभी आता है कि अभी तो हम कर रहे हैं लेकिन पता कि भविष्य में क्या पता इतना करने से हमको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं। अब भावी जो चुनौतियां हैं, बाद में जो चैलेंज आने, फ्यूचर चैलेंज क्या, उनके बारे में चर्चा कर रहा है। भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बड़ी बाध्यकारी चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित है। यह आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन भारत को और बेहतर बनाएगा। यह मुख्यतः उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वभौमिक शिक्षा पर बल, जनसंख्या वृद्धि में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बढ़ने सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। कहते हैं कि अगर हम इनको पालन करेंगे तभी भावी चुनौतियों का सामना हमने कर पाएंगे। लोगों के लिए निर्धनता की आधारित परिभाषा निर्धनता के सीमित पहलू को दर्शाती है। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के यथोचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया है। निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। संभवतः बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हों, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा है, क्या घर है, स्वास्थ्य सेवा की सुविधा है, या रोजगार की सुरक्षा है, या आत्मविश्वास है, क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त हैं, क्या बाल श्रम की प्रथा अब भी प्रचलित है। विश्व अभी अनुभव बताते हैं। अधिक अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो कहते हैं कि नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आपके पास ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, तब आपको माना जाएगा कि आप निर्धन नहीं हैं। वो कहते हैं नहीं, हमारा कम से कम न्यूनतम स्तर, हमारे उपभोग के लिए इतनी चीज़ें कम से कम अगर हमारे पास हैं, या हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, या हमारे जो 12 पॉइंट इस तरह के हैं, अगर हम इनसे बाहर हैं तब माना जाएगा कि नहीं, हम निर्धन नहीं हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद ये कहते हैं, सभी पॉइंट्स बताते हैं क्या क्या अगर यह है तो है। फिर कहते हैं कि विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा बदलती है। इस अध्याय में हमने निर्धनता को मापने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों को परखा। नीति आयोग का बहुराष्ट्रीय गरीबी सूचकांक दर्शाता है कि भारत में बहुआयामी निर्धनता का अनुपात कम हुआ है। यह हाल के वर्षों में भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए विभिन्न उपायों के कारण संभव हो सका है। अब आपने देखा होगा कि इस निर्धनता के टॉपिक पे मैंने सबसे पहले क्या चीज़ है, आप टॉपिक को छोड़ दीजिए। कोई भी समस्या आपके सामने आती है तो पहले आप देखिए समस्या क्या है, समस्या क्या है, फिर क्यों है, उसका कारण क्या है, फिर कारणों के बारे में फिर उसका नीति निर्धारण किया जाता है। नीति निर्धारण किया जाता है, फिर नीति निर्धारण के बाद हम देखते हैं कि अगर हमें नीति निर्धारण करते इसमें भी कहीं कहीं कुछ कमियां रह सकती है, तो कमियां रह सकती है, अचानक कोई स्थिति पैदा होती है तो हम उसका कैसे समाधान करेंगे। अगर और एक लक्ष्य बना करके टाइम बाउंड प्रोग्राम करेंगे तो हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। और यही रणनीति जो है आपको अपने परीक्षा में या चयन के लिए भी आवश्यक है। निर्धनता तो एक एनसीईआरटी का टॉपिक है, लेकिन क्या, क्यों, कैसे और कैसे उसको हम काउंटर वो करें, मतलब उससे कैसे हम निपटे, इसके लिए आपको अपनी रणनीति बनाकर काम करना होगा। तो आपने देखा कि ये
टॉपिक को मैंने अपने हिसाब से समझाने की कोशिश किया है। आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। हाँ, फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें इस पर किसी और आप हमसे कुछ और अपेक्षा कर सकते हैं, तो आप हमें लिखिए, मैं उस पर उस चीज़ों को भी, उस इनपुट को डालने की भी कोशिश करूँगा। और अगले वीडियो में हम एक दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे। टिल देन, बाय बाय।